Hello, guys, welcome everyone to the fourth video of this series रिसर्च एनालिस्ट। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर वन पूरा कवर किया था और आज हम चैप्टर टू से शुरू करने वाले हैं। सो आई होप आपने पहले के पूरे वीडियोस देखा होगा। ओके, सो बिकॉज स्टार्टिंग के वीडियोस में हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को कवर अप किया है और फर्स्ट चैप्टर को भी काफ़ी डिटेल में हमने अंडरस्टैंड किया है और आज हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। सो सेकंड चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ मार्केट। गाइस, ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स है, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। सो इस चैप्टर में हम सीखने क्या वाले हैं? सो हम इसमें सीखेंगे मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। ग्रेट। हम जानेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन सिक्योरिटीज़ मार्केट। वंडरफुल। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। हम देखेंगे एक्टिविटीज़ ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हम ये भी देखेंगे वेरियस सिक्योरिटीज़ मार्केट ट्रांजैक्शंस। ग्रेट। हम डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। 2.1 इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट। ग्रेट। सो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में से कि सिक्योरिटीज़ क्या होता है। तो इस पूरे पेज में उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं। सिक्योरिटीज़ आर ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके, और कॉन्ट्रैक्ट्स दैट शो एविडेंस ऑफ इनडेप्टनेस। अब ये सॉरी, सबसे पहले ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसको एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट दैट शो एविडेंस ऑफ इनडेप्टनेस, चलो चैट जीपीटी की मदद से इसे समझते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस का मतलब यहाँ पे देखिए, मैंने सर्च किया था। एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस रिफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज प्रूफ ऑफ अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है। इट इज एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस और ओनरशिप इंटरेस्ट इन असेट्स ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी एंटिटी। ग्रेट। सो इसके अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं? दिस इंक्लूड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड अदर सच इंस्ट्रूमेंट। तो सिक्योरिटीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या? इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया और बहुत सारे अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये इशू कौन करता है? दीज आर issued by companies, okay, issued by financial institutions, और कौन इशू करता है इसे? गवर्नमेंट। सो दे आर परचेज्ड बाय, इसे खरीदता कौन है? इन्वेस्टर्स हु हैव मनी टू इन्वेस्ट। सिंपल। इशू करने वाली एंटिटीज होती हैं कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, और खरीदता कौन है? इन्वेस्टर, जिनके पास पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। Security ownership allow investors to convert their savings into financial assets which provide a return. ग्रेट। तो जो सिक्योरिटी में जब हम वो ओनरशिप लेते हैं इन्वेस्टर्स, तो सिंपली क्या करते हैं? अपने सेविंग्स को फाइनेंशियल असेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे उन्हें आगे चल के रिटर्न्स जनरेट होगा। वंडरफुल। ऑन द अदर हैंड, सिक्योरिटी इशुएंस अलाउज बोरोवर्स टू रेज मनी एट अ कॉस्ट। दूसरी जगह पे जो बोरोवर्स होते हैं, यानी जो सिक्योरिटी को इशू करते हैं, वो कैपिटल को रेज कर पाते हैं, यानी कि पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। Thus, the objective of the issuers and the investors are complementary। यानी कि उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी उनका जो एम होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो इशूअर्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। Raising fund through issue of security also allow the investor to transfer their rights, interest to others without impacting the issuers। ग्रेट। तो जब एक बार सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाती है, उसके बाद एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटी इजीली ट्रांसफर कर सकता है, और जो इशूअर है उसे कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट, बिकॉज वो तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम इशू की जाती है तो जो पैसा आता है वो कंपनी के पास जाता है। फिर जब ट्रेडर्स आपस में चीज़ों को ट्रेड करते हैं तो उससे कंपनी को और इश्यूअर को कुछ लेना देना नहीं होता है। Thus, securities also provide a mechanism for issuers to raise money for long time
long term while providing an opportunity to investors to exit. Great. तो सपोज किसी कंपनी का आईपीओ आया, इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में पैसा लगाया, तो कंपनी को जो पैसा मिला वो तो लॉन्ग टर्म के लिए मिला। ओके, अब आईपीओ के बाद वो कंपनी के शेयर लिस्ट हो गए, तो उस शेयर को लोग आपस में ट्रेड करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स भी, सपोज किसी इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में 400 रुपये पे इन्वेस्ट किया था, अभी वो 600 रुपये है, और इन्वेस्टर को वो ओनरशिप ट्रांसफर करना, तो सिंपली वो एक शेयर को बेच सकते हैं सेल ऑर्डर लगा करके। जैसे कंपनी को कुछ लेना देना नहीं, उसके पास जो पैसा है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए गया है। सेम जब वो इन्वेस्टर सेल करा तो कोई दूसरा उसी मार्केट के अंदर उस शेयर को खरीद लेगा। तो यहाँ पे कंपनी को कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, प्लस जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्सचेंज कर पाते हैं अपने शेयर्स को। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। द efficacy of security in allowing movement of capital is achieved through an efficient securities market that allows investors and sellers to buy and sell securities. efficacy of security का मतलब क्या होता है? efficacy of security मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ था, refers to effectiveness and reliability of security. ओके, जैसे कि key aspect of determining efficacy of security include legal enforcement, value of the security, liquidity of the security, perfection of the security, market volatility. ठीक है, the efficacy of security is critical for lenders or creditor as it provides confidence in recovering fund it if the borrowers default. ओके, समझा। सो एफिकेसी ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कितनी एफिशिएंट है वो सिक्योरिटी, राइट। इन अलाउिंग मूवमेंट ऑफ कैपिटल इज अचीव्ड थ्रू एन एफिशिएंट सिक्योरिटीज मार्केट दैट अलाउ इन्वेस्टर्स एंड सेलर्स टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट ब्रिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, राइट। सिक्योरिटी मार्केट यानी इसको अलग नाम है स्टॉक मार्केट, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स एक जगह पर आते हैं। एंड थस क्रिएट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? हम कितने जल्दी असेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली एक शेयर मैंने बेचा, इमीडिएटली तो दूसरा शेयर को खरीद लेगा, T+2 डेज के अंदर मेरे पास कैश आ जाएगा, राइट। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी क्रिएट होती है सिक्योरिटी मार्केट की वजह से। देयरफॉर इट मेक्स इट इजी टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज एट क्लोज टू मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस होता है हम उसी के आसपास को खरीद सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने सेल किया, सपोज इन्फोसिस का शेयर था, हमने 1850 पे सेल किया, बट जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है 1849 पे। तो 1 रुपये का जो डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, बट मोस्टली क्लोज टू मार्केट प्राइस ही होता है। ओके, देन this market helps to transfer of resources from those with idle or surplus resources to those who have a productive needs for them। यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके वो इन्वेस्ट करना है, वो पैसा वहाँ से जिसको ज़रूरत है, जिसको बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसे की कमी पड़ रही है, अब वहाँ पे इन पैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। कैसे? सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू। To state formally, securities market provides channel for conversion of savings into investment. Simply, security market क्या करता है? Savings को investment में convert करता है। Through security market, a broader universe of savers with surplus to invest is available to the issuers of securities, and the universe of wider option is available to savers to invest their money. Simply, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो जिसको पैसों की ज़रूरत है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। कैसे? सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू। तो चलिए अब हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ को पढ़ेंगे, वो भी वन लाइनर पॉइंट्स में। सो ब्रॉडली स्टेटिंग, फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो इन्वेस्टर्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? दे आर द प्रोवाइडर ऑफ फंड्स, यानी बायर्स ऑफ सिक्योरिटीज। फिर बोरोवर्स होते हैं। बोरोवर्स कौन होते हैं? दे आर द सीकर्स ऑफ फंड्स, दे आर द सेलर्स ऑफ सिक्योरिटी। देन इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? दे प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटी। इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल ब्रोकर हो गए, ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, हम राइट। दे आर द डिस्काउंट ब्रोकर्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को, राइट। फिर रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो उसका काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ के बारे में बताया है। एक है
इनडायरेक्ट फाइनेंस और एक है डायरेक्ट फाइनेंस। इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो सेम यहाँ पे वो ग्रुप है जिसके पास सरप्लस पैसा है और यहाँ पे वो ग्रुप है जिसके पास डेफिसिट इनकम है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में डालते हैं और फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को डेफिसिट इनकम ग्रुप को देता है। इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट फाइनेंस। ओके, बट अगर सेम ये लोग अपना पैसा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को दे रहे हैं और फिर वो इंटरमीडियरीज उस पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, और फिर वो पैसा जा रहा है हाउस डेफिसिट इनकम ग्रुप के पास, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फाइनेंस। चलो, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर, इनडायरेक्ट फाइनेंस और डायरेक्ट फाइनेंस। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटीज को डिफाइन किया हुआ है। द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड, यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं जो कि सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द टर्म सिक्योरिटी हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन H of Securities Contracts Regulation Act 1956। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, SCRA। द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड, तो सिक्योरिटीज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, शेयर्स आते हैं, स्क्रिप्स आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, डिबेंचर स्टॉक्स आते हैं और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये सारी चीज़ सिक्योरिटीज के अंदर आती है। ऑफ अ लाइक नेचर इन और एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जो कंपनी की तरफ से इशू की जाती है, इनकॉर्पोरेटेड यानी लिस्टेड कंपनी, और पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो सिक्योरिटीज़ के अंदर वो ये सारी चीज़ें आती हैं जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इशू करती है, या पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल वो होते हैं जहाँ पे पैसा अलग अलग इन्वेस्टर से कलेक्ट किया जाता है, और अदर कॉर्पोरेट बॉडी, जो अदर कॉर्पोरेट बॉडी भी इश्यूज़ करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो भी सिक्योरिटीज़ के अंदर ही कंसिडर होते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर। फिर units or any other instruments issued by any collective investment scheme to the investor in such schemes unit। तो ये जो यूनिट्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड की तरफ से इशू किए जाते हैं, ये सभी सिक्योरिटीज के अंदर ही आते हैं। पॉइंट नंबर 4, security receipt as defined in clause ZG of section 2 of the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Securities Interest Act 2002। ठीक है, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स भी आती हैं सिक्योरिटी के अंदर। पॉइंट नंबर 5, यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इश्यू टू द इन्वेस्टर्स अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। चलिए, तो यूनिट जो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इशू की जाती हैं वो भी आती हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, it is there hereby declared that security shall not include any units like insurance policy, unit linked insurance policy, or scripts, or any such instrument or unit by whatever name call which provides a combined benefit risk on the life of the person and investment by such person, and issued by an issuer referred to in clause 9 of section 2 of the Insurance Act 1938 4 ऑफ 1938। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लोग ने बताया गया कौन सी चीज़ सिक्योरिटी में नहीं आती है, एक्सेप्शन क्या होते हैं। सो कोई भी ऐसे यूनिट लाइक बोलते हैं ना, इंश्योरेंस लिंक्ड पॉलिसीज, राइट, इंश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिक्योरिटीज़ के अंदर नहीं आते हैं। और ये किसके थ्रू बताया गया है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर ही क्लियरली लिखा हुआ है। चलिए पॉइंट 6 की तरफ आते हैं। यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय एनी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, या ऊपर भी हमने देखा था इशूड्स यूनिट्स वगैरह हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो गए, राइट, हेज फंड के यूनिट्स हो गए, तो ये सब भी सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं। पॉइंट नंबर 7, any certificate or instrument by whatever name called issued to an investor by an issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivable including mortgage debt assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable including mortgage debt as the case may be। ठीक है, ग्रेट।
तो पॉइंट नंबर 7 पे वो लोग ये कहना चाहते हैं, कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट्स हो गए, ओके, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो इशू किया गया है, और वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, जो जिसके मतलब जो मॉर्टगेज के बेसिस पे लिया गया हो, मॉर्टगेज यानी कि कोलैटरल के बेसिस पे लिया गया हो, तो वो सारी चीज़ें भी सिक्योरिटीज़ के अंदर आती हैं। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इशू किया जाता है वो भी सिक्योरिटीज़ में ही कंसिडर होता है। तो दिस वेर द 8 पॉइंट्स जो कि द टर्म सिक्योरिटी इंक्लूड। फिर such other securities as may be declared by the central government to be securities। ठीक है, और भी कुछ सिक्योरिटीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती हैं, जैसे कि राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, EGR, आपने सुना होगा इसके बारे में। एक बहुत ही फेमस टर्म था, आपने इसके बारे में सुना है? अ, जो गोल्ड के जैसा था, उसका नाम लाइक गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, हाँ, SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं, अपने रिसिप्ट सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स आर डिक्लेयर्ड एज सिक्योरिटीज, वाइट गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड टू 24 दिसंबर 2021। यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट को कब, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को कब से उन्होंने सिक्योरिटीज से कंसिडर करना शुरू किया? फ्रॉम 24 दिसंबर 2021 से। Electronic gold receipt means an electronic receipt issued on the basis of deposit of underlying physical gold in accordance with the regulation made by the Securities and Exchange Board of India under Section 31 and the SAID Act। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जो होते हैं ये भी सिक्योरिटीज के जैसे ही कंसिडर किए जाते हैं। The investor in the Indian securities market have a wide choice of financial product to choose from depending upon the risk appetite and return expectation. Broadly, the financial product can be categorized as equity, debt, and derivative product. We shall learn more about the securities in detail in the next session. तो गाइस 2.1 हमारा ख़त्म हुआ। इस 2.1 के अंदर हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़, और हमने सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में जाना। फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करते हैं हमने वो देखा। फिर डायरेक्ट फाइनेंस और इनडायरेक्ट फाइनेंस क्या होता है हमने ये देखा। फिर एक एक्ट है जिसका नाम है SCRA, सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर सिक्योरिटीज़ क्या होती है हमने वो जाना 8 पॉइंट्स के अंदर। और हम आने वाले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, उन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या यूज़ होती है उनके लिए, वो सब हम जानने वाले हैं। तो पेज नंबर 23 2.2 से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हैव अ वंडरफुल डे अहेड दोस्तों। बाय बाय।